जी, धन्यवाद शैलेंद्र जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एक वेब सीरीज़ जो हमने 2019 में बनाई थी, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक दीक्षित। उनका कथन मुझे याद आता है कि एक बार वो पोलैंड घूमने गए, आई थिंक अपनी सिस्टर के पास गए थे। तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें बताया गया कि चलिए आपको एक पर्यटन स्थल पर लेके चलते हैं उस सिटी में, तो उनको वहाँ पर वित्सुला रिवर के पास ले जाया गया। वित्सुला, VITSULA, वित्सुला। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो वित्सुला के तट पर ही बसा हुआ वो शहर है जिसका नाम मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है। तो उनको बड़े मतलब एक गर्व के साथ उनको उस नदी पर ले जाया गया और उन्हें बताया गया कि कैसे इस सिटी का पूरा जो इकोनॉमी है वो इस नदी पे डिपेंडेंट है। मैं शिकागो में रहता हूँ पिछले लगभग 20 सालों से, एंड शिकागो भी लेक मिशिगन पर के तट पर बसा हुआ है। जो 5 बड़ी लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, जो अल्टीमेटली कनाडा तक जाती हैं, तो उसमें ही समुद्र जैसी अथाह गहराई वाला ये लेक मिशिगन है। ये तो उसके तट पर बसा है। तो जब पर्यटक घूमने आते हैं शिकागो में, तो नेचुरली जो पूरा टूरिज़्म है वो उसके इर्द गिर्द बसा हुआ है। तो डॉक्टर दीक्षित को लगा कि जब मुझे यहाँ पर लाया गया तो मेरे शहर में यमुना नदी है वहाँ पर, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। मैंने भी कभी किसी को नहीं कहा, डॉक्टर दीक्षित रिकॉल करते हैं कि चलिए मैं आपको यमुना घुमाने ले चलता हूँ। यमुना तो डेड है, यमुना तो दिल्ली के डायलॉग में आती ही नहीं है। फिर मैं जयनाथ जी के पास, जयनाथ मिश्रा इस वक्त लगभग 80-81 वर्ष के हैं, जब एक नई पार्टी बनी आज से कुछ साल पहले, और जिसने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और जो स्टेटस को है वो हमें मंजूर नहीं है। तो यूके से वो आए थे, उस वक्त लगभग 76-75 साल के होंगे। वो सबसे सीनियर, जयनाथ मिश्रा जी सबसे सीनियर वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के बने। अपने खर्चे पे आए, अपने खर्चे पे वो दिल्ली में रहे। विमल जी जानते हैं, लोकेश जी सब अपने साथी जानते हैं। तो अपने खर्चे पे किसी से कुछ पूछा नहीं कि भाई मुझे कैसे, मेरी व्यवस्था क्या है यहाँ पे, कैसे मुझे यहाँ पे डे टू डे काम करना है। पार्टी के ऑफिस में आते थे, विमल जी, सक्सेना जी भी जानते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो एक उमंग थी, एक उत्साह था। तो जब मैं ये वेब सीरीज़ बना रहा था तो मैं लंदन भी गया उनको, उनके शूट के लिए, समझने के लिए कि वो किस लिए आए थे यहाँ पर, किस परिप्रेक्ष्य में आए थे, क्या आज लगता है उन्हें। तो वो भी मुझे रिवर टेम्स पे लेके गए, जिसको हम थेम्स या टेम्स कहते हैं। और वहाँ की इकोनॉमी भी पूरी रिवर टेम्स पे बनी हुई है, सब कुछ वहीं पे है। मतलब बेसिकली रिवर टेम्स इज़ द सेंटर ऑफ लंदन इकोनॉमी। और उन्होंने मुझे बताया, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बड़ी साफ़ सुथरी नदी है तो इसमें क्या, कहते नहीं 60 साल पहले ये भी ऐसी थी जो आपकी यमुना है, 60 ईयर्स बैक, और इसको भी उन्होंने रिवाइव किया। तो मैं कुछ डिस्पैरेट बातें यहाँ पे रखूँगा क्योंकि मेरी बातों में शायद मैं एक के बाद दूसरी बातें, कुछ ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कुछ मुद्दों पर। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट करते हैं, लेक मिशिगन, रिवर टेम्स, यमुना, वित्सुला रिवर। तो समझ आता है कि दिल्ली में ये जो अपनी नदी है यमुना, वो क्यों गायब है अपने यहाँ के डायलॉग से। दूसरा ये कि जो मैंने यहाँ पे अनुभव किया विदेश में, कि जहाँ पर ओबामा को तो सब जानते हैं, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी चुनाव लड़ता है वहाँ पर, चाहे वो आल्डरमैन, जिसको यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसलर कहा जाता है या आल्डरमैन कहा जाता है वहाँ, या राष्ट्रपति का चुनाव हो, वहाँ पर मुख्य प्रश्न यही उठाया जाता है कि आप जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, आप इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धर्म का एक अपना एक
पर्सपेक्टिव आता है, क्योंकि क्रिश्चियन, यद्यपि यूएसए सेकुलर नेशन है, बट वहाँ की मानस में क्रिश्चियनिटी है, जो कि ठीक है, वहाँ का है। जैसे अपने हिंदुज़म अपने देश की रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसे वहाँ पर है। तो बीच में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले। विष्णु गुप्ता जी, प्लीज़ आइए, आप मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। मैं स्वागत करूं? जी जी। विष्णु गुप्ता जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और इनकी लेखनी में जो दम है वो आपके सामने है। जी, मास्टर लोकेश जी। जो चुनावों में इलेक्शन सिंबल होता है उसको हटाया जाए, उनकी वजह से इनकी पहचान है। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। विमल यादव जी। एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई हुई है विमल जी ने, तो ये पोल कैंपेन्स में मदद करते हैं। एंड ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी। सक्सेना जी को बुला लें। विमल सक्सेना जी। हाँ, ये आप बोल लीजिए थोड़ी देर बाद, इनमें से जो बोलेगा उसको भेज दिया। ठीक है, ठीक है। आज मंडे है, आप सभी का आने का धन्यवाद। इस बात का थोड़ा कंसर्न है कि आज वर्किंग डे होने के नाते ये फंक्शन बड़े शॉर्ट नोटिस पे अरेंज किया गया, तो लेकिन आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। लेकिन थोड़ा कंसर्न है कि आज उतनी संख्या शायद ना हो पाए, काफ़ी लोग, क्योंकि पिछले 24-36 घंटे में ही कांटेक्ट किया गया है सबसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात होती है चुनावों में एंड पॉलिटिक्स में, तो बात होती है इकोनॉमी की एंड उसके अलावा जॉब्स कैसे बढ़ाई जाएगी। और सारा जो डायलॉग या पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव होता है वो अगले एटलीस्ट आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल लेवल पर, या जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री जिस ढंग से विकास की बातें करते हैं, विकास एंड जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, एंड निचले तबके को जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। ध्यान होगा कि जब 2008 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो तब एक स्टिमुलस पैकेज की बात यूएसए में बड़ी उठती थी। स्टिमुलस पैकेज बड़ा सार्थक शब्द है, यानी कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट कैसे किया जाए। तो मुझे ध्यान है, तब मैं भी एक रेजिडेंट डॉक्टर था 2007-8 में न्यूयॉर्क में, तो उस वक्त हमें भी $1500 का चेक आया था। यानी कि सरकार ने सबको कहा कि ये लीजिए आप चेक, उनके घर घर पहुंच गया था। एंड वो आप जिस ढंग से उसको आप खर्च करना चाहें कीजिए। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि लोगों ने उसको कैसे खर्च किया होगा। किसी ने टीवी खरीदा होगा, कोई वैकेशन पे गए होंगे, किसी ने साइकिल ली होगी बच्चे के लिए, बाइक, किसी ने अपनी गाड़ी का एक इंस्टॉलमेंट दे दिया होगा। तो स्टिमुलस पैकेज अगेन इट कम्स टू कि नैरेटिव क्या है अपने पॉलिटिक्स का, ठीक है। उसी प्रकार से जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, मैं पिछले 17-18 सालों में पता नहीं कितने बार भारत आया हूँ, लेकिन जब एक भारतीय होने के नाते मुझे यहाँ की समझ है कि ठीक है हम यहाँ उतरते हैं तो उसके बाद कैसा फील होता है। बट जब एक विदेशी यहाँ पर आता है तो हम अक्सर भारत को कहते हैं कि हम भारत को एक बिज़नेस हब बनाना चाहते हैं, बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, जब एक विदेशी यहाँ पर उतरता है तो जब वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकलता है और उसको जब तक वो छतरपुर की तरफ या उसको आश्रम की तरफ आना, तो बीच में उसको चाहे नाइट का टाइम हो चाहे दिन का हो, धूल गर्दी और जो ट्रकों से निकलता हुआ धुआं, तो वह रिपेल करता है और इनिशियल इंप्रेशन बड़ा मजबूत होता है। तो इन सब चीज़ों को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आज नितिन गडकरी कर रहे हैं यहाँ पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढंग से मजबूत किया जा रहा है, 1960s में आइजनहोवर जो प्रेसिडेंट थे यूएसए में, आइजनहोवर,
क्योंकि हमारे घर के नज़दीक जो हाईवे उसका नाम आइशनहोवर है, तो मुझे नाम भूलता नहीं है। तो आइशनहोवर ने भी यही परिकल्पना की थी कि जब तक सड़कें नहीं बनाई जाएंगी, पूरे यूएसए को जोड़ा नहीं जाएगा चौड़ी चौड़ी सड़कों द्वारा, जो बड़ी तीव्र गति से इकोनॉमी आगे बढ़ाएं, तो देश का विकास नहीं होगा। तो आज भारत वो कर रहा है, विच इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम पूरी कहानी उठ के आती है कि अल्टीमेटली इकोनॉमी की बात की जाती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, आज के परिप्रेक्ष्य में बात वहीं आ जाती है कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। जैसा कि बिल क्लिंटन ने कहा था कभी कि देश की इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और सर्वे जिस ढंग से आए हैं, शैलेंद्र जी मुझे बता भी रहे थे कि 2047 तक भारत सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। चाइना इस वक्त बन चुका है, यूएस एक ऑफिशियली स्टेट किया जाना है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन चाइना ने पिछले 30 सालों में जिस ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है, वहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे विवाद किया जा सकता है कि वहाँ पे कम्युनिज्म है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात में कोई विवाद नहीं है कि चाइना ने अपने ह्यूमन मास को, जो पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा चंक है उनके पास, उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। भारत उस दौड़ में पिछड़ चुका था और वो पिछले 30 साल में नहीं कर पाया। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि भारत एक राइजिंग एलिफेंट, हम तो 20 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो अवेक एक एलिफेंट जिसने अपनी एक नींद तोड़ दी है, उसकी बात हम पिछले वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अभी सुनने को मिलता है, लेकिन भारत अचीव नहीं कर पा रहा। लेकिन भारत का जो ह्यूमन मास है, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज़ है, वो इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेटर कि भारत वो दर्जा अचीव करेगा। लेकिन इसको भी स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है। शायद अपनी गति से भारत वहाँ पहुँचेगा, लेकिन उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। तो इसलिए शैलेंद्र जी ने इस सेमिनार का नाम दिया कि 2047 तक भारत विश्व की लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, एंड उसके लिए उन्होंने संख्या रखी $50 ट्रिलियन। लेकिन साथ ही साथ जिसके लिए हम आज यहाँ मेनली इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो तो मोदी जी संभाले रहे हैं उस इकोनॉमी तक ले जाने के लिए, और अगले प्रधानमंत्री जो भी आएंगे होपफुली दैट विल कंटिन्यू। लेकिन जो एक इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में एक महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहते हैं, वो ये कि दिल्ली भारत की राजधानी भी अपने आप में कैपेबिलिटी रखती है कि वो भी अपनी एक इकोनॉमी का अपना एक योगदान दे उसमें। एंड उसके लिए कहा गया है कि 2037 तक इकोनॉमी, दिल्ली की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक बने। मैं ज़्यादा इकोनॉमिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, मैं इसको आम भाषा में बोलना चाहता हूँ। लेकिन भारत, जो दिल्ली का अपना बजट है इस वक्त 70,000 करोड़ है। जब 5 साल पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठता था, तब हमें बताया गया था कि 40,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का, वो 70,000 है। शैलेंद्र जी कहते हैं कि इसको भी अब 5 गुना बढ़ा सकते हैं ओवर द ईयर्स, और वो अचीवेबल है। उसके लिए आपको सेंटर के साथ मिलकर आप कर सकते हैं। तो दिल्ली बीइंग ए मैग्नेट ऑफ द होल कंट्री, एंड दिल्ली किसी परिचय का किसी भी ढंग से मोहताज नहीं, क्योंकि दिल्ली को सब जानते हैं, विदेशों में भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाया जाता है कि दिल्ली की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली भी उस परिचय का सब जानते हैं। तो दिल्ली अपने आप में एक अपना स्थान ले, उस डिस्कशन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि दिल्ली भी एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करे। और यहाँ पर सब कुछ है, वो अवेलेबल है, वहाँ पे स्किल सेट है यहाँ पे अवेलेबल, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, अनपढ़ तबका भी बाकी जगह से बहुत अच्छी एक सोच रखता है, उसको समझ है। एंड इंटरनेट ने तो काफ़ी चीज़ें सोल्व कर दी हैं, पूरा विश्व एक गांव बन चुका है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली एक अपना स्थान बनाना चाहेगा, उसको बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली अगर अपना स्थान बनाता है तो भारत की जो इकोनॉमी का जो एक गोल है अपना कि 2047 तक अचीव हो, तो उसमें दिल्ली एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और जैसा कि आपने ये फ्रेज सुना होगा कि इंडिया ग्रोज एट नाइट वाइल द गवर्नमेंट स्लीप्स। 1992 में जब लिबरलाइजेशन किया गया, उससे पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी था भारत। तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने जो इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, खोला, उसके पीछे कारण जो भी थे, कई कहते कि मजबूरी थी, चलिए ठीक है, बट 1992 में एक ही झटके में, एक ही सिंगल स्ट्रोक में भारत की इकोनॉमी को खोल दिया गया। और जो भी आज विकसित देश हैं दुनिया में, वो सब ओपन मार्केट इकोनॉमी के पक्षधर हैं। उसको आप कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन ओपन
मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी एक बेहतर शब्द है उसके लिए। तो जहाँ भी विकास हुआ है वहाँ पर ओपन मार्केट इकोनॉमी है। चाइना ने भी वही मॉडल, इकोनॉमिकली वही मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें लोगों का है कि आप उद्यम कीजिए, आप राइज कीजिए। तो 1992 में ये खुलने के बाद भी आज भी वो अपनी जो ओपन मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूरे ढंग से नीचे तक नहीं पहुँचा है। अभी भी काफ़ी चीज़ों में गवर्नमेंट की दखलंदाजी है, चीज़ें स्लो हैं। मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है इंडस बैंक में, 10 दिन हो चुके हैं, बैंक अकाउंट नहीं खुला अभी तक। एक कागज़, दूसरा कागज़, तीसरा कागज़, कोई आपको यहाँ पे एलएलसी बनानी है, कोई संस्था बनानी है, उसमें भी आपको 3-3 हफ्ते लगते हैं। तो सिस्टम अभी भी हैं अपने जो कि ये ओपन इकोनॉमी के मेरिट या उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। तो साथियों, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक वेल्दी नेशन के तहत, जहाँ पे लोग पुअर हैं। वेल्दी नेशन, कोई कमी नहीं है देश में यहाँ पैसों की, लेकिन लोग यहाँ पे गरीब हैं। गरीब इन द सेंस कि कई बार मेरे पास हो सकता है, मेरे पास BMW हो तो मैं तकनीकी तौर से शायद, मेरे पास वैसे है नहीं, लेकिन मान लीजिए मेरे पास BMW है तो भी तकनीकी तौर पे मैं पुअर माना जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सड़कें, धूल, गर्दी जिस ढंग की है वो मुझे उस दौड़ में पिछाड़ देती है। जबकि मैं बाहर जाता हूँ तो वही BMW की कैपेसिटी वाला व्यक्ति वहाँ पे द्रुत गति से दौड़ता है, वहाँ उसकी जो रफ्तार हो जाती है दौड़ने की, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी 5-10 गुना बढ़ जाती है। सिर्फ आपको लैंड करके दूसरे देश में उतरना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ये ओपन एंडेड फोरम है आज, यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ कुछ साथी अपनी बातें बताएंगे। हम सुनना चाहते हैं कि अपन दिल्ली को 2035 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए। और जो मेरा आखिरी एक वक्तव्य या आखिरी जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि पॉलिटिक्स शब्द से बेहतर एक शब्द है जो संस्कृत से निकला है, जिसका नाम है राजनीति। पॉलिटिक्स से अवर्सन उठता है लोगों को। माँ बाप कहते नहीं पॉलिटिक्स की बातें मत कीजिए, आप पढ़िए लिखिए, अपना स्थान बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, लेकिन पॉलिटिक्स की तब आप देखिए मत। और जब वही बच्चा या वही युवा जब एक देश का नागरिक बन जाता है तो उससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो देश की समस्याओं के बारे में सूझबूझ रखे, क्योंकि सूझबूझ नहीं रखेगा तो वो खो जाएगा। तो वहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति एक बेहतर शब्द है। राज्य की नीति अल्टीमेटली आपके राज्य की यानी कि आपके स्टेट की नीति क्या है, तो पॉलिसी इज इंटीमेटली इंटरलिंक्ड विद पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिसी से दूर भागेंगे तो हम पॉलिटिक्स से भी दूर भागेंगे, एंड दीज आर इंटरट्वाइंड। क्योंकि आपका जो भविष्य, आपको सड़कें कैसे मिलेंगी, पानी कैसा मिलेगा, दिल्ली जल बोर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा, आपका टैक्स कैसा होगा। आप जब टोल टैक्स देने निकले तो आप बड़ी तीव्र गति से साइड से निकल सकते हैं फास्ट टैग से या नहीं, या फास्ट टैग आपको मिलने में कितनी समस्या आएगी। ये सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं समस्याओं का समाधान होता, वो पॉलिसी से निर्धारित होंगी। और जो आपका पॉलिसी मेकर होगा, लॉ मेकर, वो डिसाइड करेगा। तो इकोनॉमी एंड राजनीति, हैंस पॉलिटिक्स, दे आर इंटरट्वाइंड। तो आज हम सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, रोटेशन से अपनी अपनी बातें रखेंगे। समय की मर्यादा का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय अपने पास कम है। तो जो समय कहा जाए, मुझे लगता है कि 5-7 से मिनट ज़्यादा बात ना रखी जाए, एंड उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाए। अभी अश्वनी उपाध्याय जी भी आने वाले हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। शाजिया इल्मी जी ने कहा कि वो 2 बजे के बाद आएंगी, तो उनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो हम सभी यहाँ पे जो भी एकत्रित हुए हैं और सभी अपने जो साथी हैं वो सब, उनका एक बैकग्राउंड है अपना। तो हम सब, वी ऑल आर कलेक्टिवली वेरी इंपॉर्टेंट देन सम सेरेमोनियल नेम्स। एंड अगले 3 सालों में हम ऐसी क्या भूमिका निभा सकते हैं कलेक्टिवली, जो कि दिल्ली को 2035 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाए। धन्यवाद।